हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज हम लॉजिकल रीजनिंग पेपर वन के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये थोड़ा सा सेशन लंबा जरूर जा सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज एज यू नो स्पेसिफिकली फॉर नेट जीआरएफ स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन को पूरा देखिएगा। मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके पूरा जितना भी आपके एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनते हैं उन को सभी को हम कवर करेंगे। तो इसको देखने के बाद आपके 10 में से जो आपके 5 लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं उनमें से 3 क्वेश्चंस आपके पेट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 2 जो क्वेश्चन रहेंगे उसके ऊपर हम एक और अलग से सेशन लेंगे, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। क्लियर जी? तो 6 मार्क्स का आपका आज पूरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड है। देखिए जी, लॉजिकल रीजनिंग दो डिफरेंट तरह के टाइप के क्वेश्चंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक से दो और बीच में एक्सेप्शंस क्वेश्चन आएंगे जो तो मैं वहीं पे आपको उनको सॉल्व करवाने की पूरी पूरी कोशिश करवाऊंगा। ठीक है, एक तो आपके पास कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ये इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। और दूसरा आपका ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड आता है। आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और बोला जाता है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है, और पूछा होता है कि इनमें से बाकी जो 4 स्टेटमेंट दी हैं उनमें से कौन सी फॉल्स होगी या कौन से ट्रू होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो हम समझेंगे, तो हमारा समझने का जो पैटर्न रहेगा आज वो क्या रहेगा कि व्हाट आर दी ए ई आई टाइप प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर दी क्वांटिफायर्स ऑफ दीज प्रोपोजिशंस। क्वांटिफायर मीन्स कि हमें किस तरह पता लगेगा कि ये कौन सी टाइप की प्रोपोजिशन है। एंड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन पार्ट हमारे इस सेशन का रहने वाला है, बिकॉज ये आपको कोई नहीं बताएगा। स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन सभी आपको बताएंगे, 150 रूल सभी आपको बताएंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमाइंड हियर इज दैट कि दीज टू टाइप ऑफ रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल टू दोज प्रोपोजिशंस व्हिच आर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। if the propositions are not in their standard form, then you cannot apply this square of opposition and 150 rule. What I mean to say this, look at here. देखिए जी, सपोज मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड यहाँ पे आपकी ए ई आई एंड ओ, ये आपकी 4 टाइप की प्रोपोजिशंस होती हैं। तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी क्या होती है, जब भी ए टाइप प्रोपोजिशंस के साथ क्वांटिफायर और लगा होगा तो समझ जाना कि वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ई में जो उसका क्वांटिफायर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होगा नो। आई में जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वांटिफायर होगा वो होगा सम। और ओ टाइप में क्या होगा? सम नॉट। तो ये आपने फटाफट से अपने नोट्स में लिख लेना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए ई आई ओ की क्या है। एक में ऑल लगेगा क्वांटिफायर, ई में नो लगेगा, आई में सम लगेगा और ओ में सम नॉट लगेगा। अब ये मैंने क्या बोला ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड से, बट पहले ये देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कंक्लूजन से इनमें से कौन सा वैलिड है, तो ये हम आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्या होते हैं हम इसको फटाफट से देखेंगे। ठीक है जी, और ये ट्रू फॉल्स बेस्ड आते हैं। ये स्टेटमेंट दी है और बोला है ये फॉल्स है, तो बताओ इन चारों में से कौन सी ट्रू है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फटाफट से हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन में आपको बताता हूँ, प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है इन विच रिलेशन बताया जाता है। क्या बताया जाता है? रिलेशन बताया जाता है बिटवीन टू और मोर वर्ड्स। ठीक है जी, मेरे बोलने का मतलब क्या हुआ यहां देखिए। सपोज आपको कोई स्टेटमेंट दी है जैसे कि ऑल ह्यूमंस आर मॉडल। ऑल ह्यूमंस आर मॉडल, तो आपको सामने दिख रहा है कि ये एक क्या है? स्टेटमेंट है। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दो चीजों के बीच में या दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वन इज ह्यूमन एंड अनदर इज मॉडल। बोला गया है कि ऑल ह्यूमंस जो है वो क्या है? मॉडल है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है, दैट मीन्स ये एक प्रोपोजिशन है। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब हम चलते हैं। एक कोई भी प्रोपोजिशन होती है उसके 4 पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपोजिशन है नो फिश आर बर्ड्स, ये एक प्रोपोजिशन है। ठीक है जी, अच्छा अब इस प्रोपोजिशन में क्या 4 पार्ट्स होंगे? एक तो होगा क्वांटिफायर, एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा कॉप्यूला और एक होगा प्रेडिकेट। क्लियर? तो क्वांटिफायर मींस जो कि आपकी क्वांटिटी को शो करे, जो कि आपकी क्वांटिटी को शो करे। ठीक है जी, क्वांटिटी मतलब जैसे ऑल सभी, नो मतलब कोई नहीं, सम मतलब कुछ, सम नॉट मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एक क्वांटिफायर है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जितनी भी प्रोपोजिशंस होती हैं उनमें कौन कौन से टाइप के क्वांटिफायर लगे होते हैं? ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। क्लियर? तो ये क्या है? क्वांटिफायर है। तो जैसे सपोज इस अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ क्वांटिफायर लगा है नो, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो एक क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने शुरू में ही आपको बताया। अच्छा, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो जैसे यहाँ पे फिशेज के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट जो होगा वो है फिशेज। कॉपुला क्या होता है? कॉपुला से पहले हम समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट होता है जिसके साथ सब्जेक्ट का रिलेशन
कंपेयर किया जा रहा हो, ये बताया जा रहा हो, तो यहाँ पे फिशेस का जो कंपैरिजन है, ये जो रिलेशन है वो बताया जा रहा है वर्ड्स के साथ। इसका मतलब जो प्रेडिकेट यहाँ पे होगा वो होगा बर्ड्स, और इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो वर्ड रिलेशनशिप शो करे उसको बोलते हैं कॉपुला। दैट मीन्स यहाँ पे आर जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है फिश और बर्ड्स के बीच में। या तो रिलेशनशिप होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव, या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है वहां पे, मतलब नेगेटिव का मतलब है वहां पे नॉट का यूज किया होगा। सपोज यहाँ पे आर का लिखा है तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है फिश और बर्ड्स के बीच में, बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आर नॉट, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव रिलेशन शो करेगा। तो कॉपुला मतलब विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। इन सभी में से जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेडिकेट और एक है क्वांटिफायर। आज हम क्वांटिफायर के बारे में बात करेंगे और कल हम प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग से सेशन में लूंगा। ठीक है जी, चलिए। अब ये क्वांटिफायर क्वांटिटी बताता है, इतना समझ आ गया। अब ये होती है क्वालिटी किसी भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन में। अब क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी या तो होगी अफर्मेटिव दैट इज पॉजिटिव, या होगी नेगेटिव। ठीक है जी। और क्वालिटी को समझने के लिए हमें प्रोपोजिशन की क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है। इफ वी नो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन देन वी विल ऑटोमेटिकली लर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोपोजिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। इसके बाद हमारा चल पड़ेगा सेकंड पार्ट दैट इज क्वांटिफायर्स ऑफ प्रोपोजिशंस। तो वहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना ये जरूरी है 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन दो टाइप की होती है, बहुत इजी है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। क्लियर? यूनिवर्सल के अंदर अगेन दो टाइप की होती है, जैसे कि अपनी पिछली स्लाइड में अभी हमने पढ़ा, वन इज अफर्मेटिव दैट इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव दैट इज नेगेटिव। तो एक होगी आपकी यूनिवर्सल के अंदर अफर्मेटिव और एक होगी नेगेटिव। इसके अंदर भी एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव, जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहलाएगी तो वो होगी ए टाइप प्रपोजिशन। ठीक है। जब प्रपोजिशन यूनिवर्सल नेगेटिव होगी तो वो कहलाएगी ई टाइप प्रपोजिशन। जब आपकी प्रपोजिशन पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगी तो वो कहलाएगी आई टाइप की, और जब पर्टिकुलर नेगेटिव होगी तो वो कहलाएगी ओ टाइप की। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ए टाइप में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जहां पे ऑल क्वांटिफायर लगा होगा, यहाँ पे नो क्वांटिफायर लगा होगा, इसमें सम क्वांटिफायर लगा होगा और इसमें सम नॉट क्वांटिफायर लगा होगा। जैसे कि ऑल एज आर बीज, नो एज आर बीज, सम एज आर बीज एंड सम एज आर नॉट बीज। तो ये इस तरह का जो है वो आपके एग्जांपल्स रहेंगे। क्लियर जी? तो ये अब आपका चलता है सेकंड पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के सेशन का। ठीक है जी। थोड़ा सा सेशन लंबा जाएगा, बट इसके बाद बिलीव मी आपको कोई भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेगा, और आपको बिल्कुल ऐसी सेशन आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया होगा जो मैंने आज आपको कंपाइल करके यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इस सेकंड वाले पार्ट में। देखिए आपको खुद समझ आता जाएगा धीरे धीरे, और विद एग्जांपल्स में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ए टाइप प्रपोजिशन के क्या क्वांटिफायर्स होते हैं? अगर किसी भी प्रपोजिशन और स्टेटमेंट में आपको ऑल, ईच, एवरी, एनी, ओनली और अलोन क्वांटिफायर का यूज दिखा तो समझ जाना कि वो कौन सी प्रपोजिशन है, ए टाइप की। क्लियर हो गया? अच्छा, और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि हमें क्यों समझना जरूरी है कि ये ए टाइप की है या आई या ई या ओ टाइप की, बिकॉज तभी हम जो आगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन या 150 रूल जो हम जानते हैं तभी हम उनके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये क्वांटिफायर, ठीक है, तो ये किन में से कोई भी क्वांटिफायर अगर किसी स्टेटमेंट में यूज होगा तो वो होगी ए टाइप की, सिंपल। दूसरी बात, अगर सपोज कोई भी एक ऐसी आपको स्टेटमेंट दी है जो कि सिंगुलर स्टेटमेंट है, सिंगुलर स्टेटमेंट है, मेरा बोलने का मतलब क्या है, यहां देखो, ये देखो, आपको एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा गया है, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि राम इज ए रिलीजियस पर्सन। तो आपको दिख रहा होगा कि एक सिंगुलर स्टेटमेंट है कि राम इज अ रिलीजियस पर्सन। तो अब हम इसके ऊपर इसको हम कौन सी प्रोपोजिशन मानेंगे? ठीक है। तो हमें नहीं पता, जब तक हमें नहीं पता होगा कि सिंगुलर स्टेटमेंट्स को जो है वो हम ए टाइप प्रपोजिशंस मानते हैं, तो इसका मतलब फिर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि ऑल राम आर रिलीजियस पर्सन। बोलिए जी, समझ आया? ठीक है। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि क्या ऑल राम आर रिलीजियस पर्सन्स। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक और तरह की आपको प्रपोजिशन मिलेंगी जिसमें कि यूज क्या किया होगा, लिखा होगा नन बट या फिर नो वन एल्स बट। इस तरह के क्वांटिफायर्स यूज किए होंगे स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में। ठीक है। ऑल, नो, सम, ये सम नॉट के बजाय क्या लिखा होगा, नन बट, नो वन एल्स बट। तो उसको उस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो होगा कि आपने सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, और ये जो नन बट या नो वन एल्स है इसको ऑल के साथ रिप्लेस कर देना है, बस कहानी खत्म। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपको अगर दिया है जैसे कि सपोज नन बट द ब्रेव विंस द रेस,
नन बट द ब्रेव विंस द रेस। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नन बट का यूज हुआ है, ये दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर प्रेडिकेट। तो आप फटाफट से क्या करोगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ रिप्लेस करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और नन बट को किसके साथ रिप्लेस करोगे, ऑल के साथ। तो मैंने लिख दिया ऑल द रेस विंस द ब्रेव, ठीक है, ऑल द रेसेस विंस द ब्रेव। तो ये आपकी बन गई अब ए टाइप स्टेटमेंट। देखो कितना आसान हो गया, अब आप इजीली जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्लियर, समझ आ गया। अब चलते हैं बी टाइप की प्रोपोजिशन में, जो कि है आपकी है ई टाइप प्रोपोजिशन। ई टाइप प्रोपोजिशन में अगर सपोज किसी स्टेटमेंट में नो, नेवर या नन का यूज किया गया है तो समझ आना कि वो ई टाइप की प्रोपोजिशन है। बहुत सिंपल सी बात। अब चलती है सेकंड चीज के ऊपर। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो भी सिंगुलर स्टेटमेंट्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे कि वो ए टाइप की प्रोपोजिशन है, और उसके साथ हम ऑल वाला क्वांटिफायर लगा देंगे। बट अगर क्या हो कि उस सिंगुलर स्टेटमेंट में नेगेटिव साइन यूज किया गया हो, नेगेटिव साइन से मेरा मतलब होगा नॉट का यूज किया गया हो। आगे भी जब मैं नेगेटिव साइन बोलूंगा तो समझ जाना कि जहां पे नॉट का यूज किया गया हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं राम इज नॉट अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। तो अब इस केस में ये है भी, तो ये है तो ये भी सिंगुलर स्टेटमेंट, बट इस केस में क्या लग गया है, नॉट। तो इसका मतलब इसको हम किस में लेंगे, ई टाइप में। और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे फिर, नो राम इज अ रिलीजियस पर्सन, इस तरह। तो ये अब आपकी ई टाइप की प्रोपोजिशन बन जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ए टाइप एंड ई टाइप सिंगुलर स्टेटमेंट्स का। क्लियर हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आई टाइप में। तो आई टाइप में अगर आपको इनमें से किसी भी तरह का क्वांटिफायर यूज हुआ दिख गया, जैसे कि अ फ्यू, सर्टेन, मोस्ट, मैनी, मे, एटलीस्ट, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट, मोस्टली एंड द जनरली, तो आपने फटाफट से इसको इनको हटा के क्या लिख देना है वहां पे, सम। सिंपल सी बात, और वो समझ जाना है कि वो एक आई टाइप प्रपोजिशन है। क्लियर, इजी। चलिए अब आती है नेक्स्ट बात कि अगर आपको सिंगुलर वाली स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली कि वो ए टाइप की होंगी, अगर उनमें नेगेटिव साइन है तो वो ई टाइप की होंगी। बट अगर क्या हो, अगर कोई स्टेटमेंट प्लूरल हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक प्लूरल स्टेटमेंट है। तो प्लूरल स्टेटमेंट जो भी होंगी उनको आपने एज अ आई टाइप प्रपोजिशन डील करना है। तो उसको फटाफट से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, आई टाइप में यू नो वेरी वेल कि क्या क्वांटिफायर यूज होता है, सम। तो आपने फटाफट से सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ये आपने लिख के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर फटाफट से आंसर निकालना है। कैसे आंसर निकालेंगे, हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, बहुत ईजी, क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहां आई टाइप में एक और आती है। अगर सपोज आपकी स्टेटमेंट में यूज किया गया है हार्डली, स्कार्सली या सेल्डम, और उनके साथ नेगेटिव या नेगेशन साइन जैसे कि नॉट, तो आपने समझ जाना है कि वो एक आई टाइप प्रपोजिशन है। क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम के साथ अगर आप वहां पे नॉट का यूज किया गया है तो वो एक आई टाइप प्रपोजिशन है। ठीक है जी। अब इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, अभी एक और देखते हैं, पहले ओ टाइप का देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा। ओ टाइप प्रपोजिशन में अगर आपके स्टेटमेंट में एवरी, एनी, ईच, ऑल के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है, दैट मीन्स कि नॉट का यूज हुआ है, तो वो क्या होगी, वो आपकी ओ टाइप स्टेटमेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरी मैन इज नॉट रिच, एवरी मैन इज नॉट रिच, तो फटाफट से आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ओ टाइप में, दैट इज सम और नॉट का यूज करके कि सम मैन आर नॉट रिच। सिंपल सी बात, बोलो क्लियर हुआ। चलिए जी, फटाफट इतना हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड चीज जो हमने अभी अभी पढ़ी आई टाइप में, कि हार्डली, स्कार्सली और सेल्डम में जब नेगेटिव साइन का यूज होगा या नॉट का यूज होगा तो उसको तो हम बोलेंगे आई टाइप। बट अगर सिंपल यही लिखे हैं तो फिर वो कहलाएंगे ओ टाइप प्रपोजिशंस। फॉर एग्जांपल अब यहां देखो, यहां आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफर। तो अब अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये ए है, आई है, ओ है, ई है। तो अब अगर आपको पता होगा कि हार्डली अगर जो यूज हुआ है तो वो तो हमें पता है कि वो कौन से में आता है, ओ टाइप स्टेटमेंट में आता है। तो उसको हम फटाफट से क्या लिख देंगे कि सम ऑनेस्ट पीपल आर नॉट सफर। तो ये हमारी बन गई अब स्टैंडर्ड फॉर्म की स्टेटमेंट। अब हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मेरा बोलने का मतलब, अगर यहां पे होता सपोज हार्डली नॉट, तो उसको हमने आई टाइप में डील करना था। तो आई टाइप में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बननी थी, सम ऑनेस्ट पीपल आर सफर। सिंपल सी बात, नॉट नहीं लगना था। क्लियर जी। तो ये हमारा हो गया, इसको आप नहीं करेंगे। ठीक है,
इसको आप नहीं करेंगे। अब चलते हैं हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और फटाफट से 150 रूल देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपने कई बार पढ़ा होगा, बट ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कौन सी प्रोपोजिशंस होती हैं? सो दोज प्रोपोजिशन हैविंग सेम सब्जेक्ट, सेम प्रेडिकेट, बट डिफर इन क्वालिटी एंड द क्वांटिटी और इन बोथ। मतलब जिनका सब्जेक्ट भी सेम होगा, प्रेडिकेट भी सेम होगा, बट उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होगा। क्वांटिटी का बोलने का मतलब क्या है कि उनके जो ये ऑल, नो, सम नॉट वगैरह जो है वो डिफर करेंगे, और क्वालिटी का बोलने का मतलब है कि वन इज पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगी, दैट इज एक अफर्मेटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आपको मैं बता देता हूं कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो यहां देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि यहां स्टूडेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट और प्रेडिकेट है अटेंटिव। तो यहां चारों स्टेटमेंट में देखो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहेगा, जो मैंने अभी अभी बात की कि यहां सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, प्रेडिकेट स्टूडेंट, अटेंटिव स्टूडेंट, अटेंटिव। तो यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बट यहाँ एक और चीज देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है। यहाँ पे क्वांटिटी क्वांटिफायर है एवरी, और यहाँ है सम। ठीक है, यहाँ आ गया आपका, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आ गया नेवर, यहाँ आ गया नॉट, यहाँ है इज और, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको डेफिनेशन ये समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कैसे हम इसको समझेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे। चार तरह की अपने प्रोपोजिशन पढ़ी, ए, ई, आई एंड ओ। ठीक है जी, ए में क्या आएगा ऑल, क्वांटिफायर आएगा, ई में क्या आएगा नो, आई वाले में क्या आएगा सम, और इसमें क्या आएगा सम नॉट। ठीक है जी, ये वाली जो होती है वो पॉजिटिव, ये वाली भी होती है पॉजिटिव, ये वाली होती है नेगेटिव, और ये वाली होती है नेगेटिव। ठीक है जी, अच्छा, तो ए और ओ के बीच में जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देखेंगे, तो वो उनमें जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अब ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ए और ई के बीच में जो आएगा रिलेशनशिप वो होगा कॉन्ट्रेरीज, आई और ओ के बीच में जो आएगा वो आएगा सब कॉन्ट्रेरीज, और ए और आई के बीच में जो आएगा वो आएगा सब अल्टरनेशन, और अगेन सेम ई और ओ में जो आएगा वो आएगा सब अल्टरनेशन। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, बस एक बार सेशन ये खत्म होने दो और क्वेश्चन सॉल्व जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज समझ आएगी। जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको पहले से ये चीजें पता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर। चलिए जी, कॉन्ट्राडिक्टरी ये वाली हमने अभी अभी पढ़ी, देखो यहां से कॉन्ट्राडिक्टरी है ए और ओ वाली, तो ये है ए लिखा है मैंने और ये लिखा है ओ। तो ओ, ए और ओ में कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होगा कि अगर एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो दूसरी क्या होगी ए ओ वाले केस में फॉल्स, और अगर ये ट्रू है तो दूसरी वाली क्या होगी फॉल्स। मतलब ये दोनों अपोजिट होंगी, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, नाम ही बता रहा है। ठीक, अब चलते हैं सेकंड वाली में, दिस इज कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी वाले में क्या होगा, अगर सपोज एक जो है बट ट्रू है तो दूसरी क्या होगी फॉल्स, बट अगर ये फॉल्स है तो दूसरी कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा, अगर सपोज आई और ई वाली, आई और ओ वाले में दिस इज सब कॉन्ट्रेरी, दिस इज सब कॉन्ट्रेरी, दिस इज कॉन्ट्रेरी, दिस इज योर कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, और दिस इज योर सबअल्टर एंड दिस इज ऑल्सो सेम दिस वन। तो क्या होगा, अगर ये ट्रू होगी तो इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, बट इट इज, इफ इट इज ट्रू देन इट इज हैज टू बी, इफ इट इज फॉल्स देन इट हैज टू बी ट्रू। ठीक है, और सबअल्टर के केस में क्या होगा, इफ वन इज ट्रू देन अदर हैज टू बी ट्रू, एंड इफ अदर इज फॉल्स देन इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, और सेम इज द केस हियर। अब मेरे बोलने का मतलब क्या हुआ, वो एक बार इसको याद कैसे रखेंगे। अब आपने देखा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। देखो, सबसे पहले आप कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन, ये चार आपने लिख लिए, चार टाइप की पोजीशंस। ठीक है, अच्छा, अब फटाफट से आप क्या करोगे, ये आप यहाँ पे पहले वाले लाइन में सपोज दिस इज स्टेटमेंट वन, तो यहाँ पे ट्रू 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 चार बार ट्रू ट्रू लिख दोगे, लिख दिया ट्रू ट्रू ट्रू, इस तरह ट्रू ट्रू लिख दिया। और यहाँ पे सपोज ये आपकी अनदर, ये और आपकी है स्टेटमेंट टू, और ये दूसरा केस है जिसमें एक स्टेटमेंट वन है और ये स्टेटमेंट टू है, मैं भी आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो आपने फटाफट से इसमें भी लिख देना है चार बार फॉल्स 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 और फॉल्स, ये आपने लिख दिया चार बार ट्रू चार बार फॉल्स, और इसके ही अपोजिट चार बार आपने ट्रू लिख देना है यहाँ पे, ट्रू ट्रू एंड ट्रू। ठीक है जी, और फटाफट से फोर्थ और सेकंड पोजीशन पे ऑब्लिक लगा के क्या लिख देना है फॉल्स, और यहाँ पे आपने थर्ड पोजीशन पे लिख देना है फॉल्स, सॉरी यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे पहले तीन पोजीशन पे आपने फॉल्स लिखना है और फोर्थ पे ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू। तो ये आपकी ऐसे आपने तैयार कर रखनी है, मतलब याद रखनी है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है,
4 बार ट्रू लिखो, 4 बार फॉल्स लिखो, यहाँ उसका अपोजिट ट्रू लिखो और सेकंड और फोर्थ पे फॉल्स लगाओ और यहाँ पे थर्ड पे 3 बार फॉल्स लिखो, फोर्थ पे ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू। अब ये तो हो गया। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट, दैट इज 150 रूल। ठीक है जी, तो ये हमारा 150 रूल कई बार आपने पढ़ा होगा, बट यह अप्लाई तभी होगा जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमारी स्टेटमेंट्स को, जो कि अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन सी टाइप की प्रोपोजिशन में कौन कौन से जो भी मैंने आपको क्वांटिफायर बताया तो उसका मतलब क्या होगा। अभी हम फटाफट से देखने की कोशिश करेंगे, बस 2 मिनट का आपका थ्योरी रहेगी, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो रूल क्या है कि अगर आपकी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही पॉजिटिव है तो कंक्लूजन आपका हमेशा पॉजिटिव ही ट्रू होगा और वैलिड होगा। ठीक है जी। दूसरी, अगर आपकी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो आपका जो कंक्लूजन है वो आपका नेगेटिव वैलिड होगा। तीसरी, अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव है दूसरी नेगेटिव है तो कोई कंक्लूजन नहीं वहां निकलेगा, मतलब कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, बोलने का मतलब ये है। अच्छा जी, अब चलते हैं। और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो अगर वो पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अब चलते हैं यहाँ पे, दीज आर दी प्रोपोजिशंस। क्लियर। प्रोपोजिशन में क्या करोगे आप, सपोज ये आपकी सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट लिखा है मैंने। ऑल टाइप स्टेटमेंट में या ऑल टाइप या ए टाइप की प्रोपोजिशन में क्या होगा, सब्जेक्ट के ऊपर आप 100 उसको कंट्रीब्यूट करोगे और प्रेडिकेट के ऊपर 50 कंट्रीब्यूट करोगे। सपोज मैं जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा ऑल ए आर बी। ठीक है, तो ये ऑल टाइप की है, मतलब ए टाइप की है, तो यहाँ पे आप फटाफट क्या करोगे, ए के ऊपर लिख दोगे 100 और बी के ऊपर लिख दोगे 50। ठीक है, उसको 100 मार्क्स दोगे, इसको 50 मार्क्स दोगे। नो वाली मतलब ई टाइप की, ये आई टाइप की और ये ओ टाइप की। तो इस वाली केस में क्या होगा, सपोज मैंने लिख दिया ऑल एज आर बीज। ठीक है, तो ऑल एज आर बीज में यहाँ पे आप क्या करोगे, नो वाले केस में दोनों को ही, सब्जेक्ट को भी और प्रेडिकेट भी कितना कितना कंट्रीब्यूट करोगे, 100-100। यहाँ मैंने लिख दिया सपोज सम एज आर बीज, तो इसमें क्या करोगे आप, इन दोनों को ही, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को 50-50 कंट्रीब्यूट करोगे। एंड द लास्ट वन इज सम एज आर नॉट बीज, तो ओ टाइप वाले में आप क्या करोगे, ए को 50 कंट्रीब्यूट करोगे और बी को 100 कंट्रीब्यूट करोगे, मतलब सब्जेक्ट को 50 और प्रेडिकेट को 100। सो ये आपको याद रखना है और ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी, दैट इज अगर आपकी स्टेटमेंट 1 है सपोज की ऑल एज आर बीज और स्टेटमेंट 2 है ऑल बीज आर सीज, और अगर आपसे पूछता है कंक्लूजन में कि बताओ कि ऑल एज आर सीज ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये क्या किस तरह ट्रू होगा, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो सब्जेक्ट है वो आया है यहां से और ये जो प्रेडिकेट है वो आया है यहां से दूसरी वाली स्टेटमेंट से। इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम मर्ज करेंगे तभी हमें ये कंक्लूजन मिलेगा। तो द रूल इज हियर कि अगर आपको दोनों सब स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स को मर्ज करने की नौबत आए तो उस केस में एटलीस्ट एक जो कॉमन उनमें होगा, ये बी है और ये भी है, ये इन दोनों में कॉमन है ना, तो एटलीस्ट इन दोनों कॉमन में से एक के पास जो है वो 100 कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं यहां अगर इसका एग्जांपल लूं तो ऑल एज आर बी हमें पता है सब्जेक्ट को हम 100 कंट्रीब्यूट करते हैं, बी को हम 50 कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑल को हम 100 कंट्रीब्यूट करेंगे, दूसरे केस में 50। तो अब यहां पे देख सकते हो आप कि अगर हमें इनको मर्ज करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी ये 50 है और ये 100 है, तो इसका मतलब इनमें से एक के पास 100 कंट्रीब्यूशन है तो हम ये इनको मर्ज कर सकते हैं, बोलने का मतलब ये है। ठीक है जी। अब रहा इसको अप्लाई करने के बाद 150 रूल को, तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सीधा समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज। और अगर कोई आपको रीस्टेटमेंट मिल जाए, दैट मीन्स कि आपकी स्टेटमेंट रिपीट की हो आपके कंक्लूजन्स में, तो वो वैलिड नहीं होगी, दैट विल बी इनवैलिड। ठीक है जी, तो आइए आप क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, आपके ये जितना भी क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के उठाए हुए हैं। बोला है कि दो स्टेटमेंट है और बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। तो बताइए कि यहां से ऐसी कौन सी दो स्टेटमेंट है जो दोनों ट्रू हो सकती हैं पर दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। क्या बोला, दोनों ट्रू हो सकती हैं पर दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, मतलब अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी हमने कौन सी टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना। दोनों ट्रू हो सकती हैं, ठीक है, बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, मतलब यहाँ फॉल्स है तो यहाँ क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, यहाँ देखो ऐसी कंडीशन कौन सी है कि दोनों ट्रू चाहिए, तो यहाँ दोनों ट्रू नहीं है तो ये भी गया ये भी गया। यहाँ दोनों ट्रू हो सकते हैं, मतलब इसको अभी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है सब कॉन्ट्रेरी वाली, और यहाँ भी दोनों हैं ट्रू हो सकती हैं तो ये भी हम कर सकते हैं। बट अब दूसरी तरफ देखते हैं कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, मतलब ये फॉल्स है तो इट हैज टू बी ट्रू, तो ये तो पहले ही उड़ गए हैं। अब यहाँ पे देखना है,
ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये तो बन सकता है हमारा आंसर। और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज ये फॉल्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब सब अल्टरनेशन नहीं, हमारा जो आंसर बनेगा वो सब कॉन्ट्रेरी वाली प्रोपोजिशन बनेगी, मतलब आई टाइप वाली। सब कॉन्ट्रेरी वाली कौन सी पढ़ी थी हमने? ये वाली सब कॉन्ट्रेरी, मतलब एक आई होगी तो दूसरी क्या होगी? ओ टाइप, मतलब एक सम वाली होगी और दूसरी वाली होगी सम नॉट वाली। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन, तो एक होगी सम वाली और एक होगी सम नॉट वाली। ठीक है जी, तो अब सम वाली देखते हैं। ऑनेस्ट पीपल नेवर सफर, ये मैंने बोला था कि अगर नो, नेवर, नन, कुछ इस तरह के अगर आपको वर्ड्स मिल गए तो उसका मतलब वो कौन सी प्रोपोजिशन है? वो है ई टाइप की। ई टाइप की प्रोपोजिशन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नो ऑनेस्ट पीपल आर सफर, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी हमने। दूसरा देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफर। मैंने ये भी बताया था, अभी आप खुद देखोगे पीछे जाके नोट्स में जाके जो मैंने आपको करवाया कि ऑलमोस्ट जहां पे यूज हो गया क्वांटिफायर तो वो कौन से टाइप की होगी? वो होगी आपके सम टाइप की। ठीक है, मतलब आई टाइप की। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि सम ऑनेस्ट पीपल डू सफर, सम ऑनेस्ट पीपल डू सफर। ठीक है जी, चलिए ये तो हमें एक आई वाली मिल गई। अब हमें चाहिए ओ वाली एक, ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफर। तो ये भी मैंने आपको बताई थी कि हार्डली जहां पे लग गया तो इसका मतलब वो कौन सी होगी? वो ओ टाइप की होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ऑनेस्ट पीपल आर नॉट सफर। ठीक है, और लास्ट वाली ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पीपल सफर्स, तो ये भी मैंने बताया था ये कौन सी होगी? ये होगी ए टाइप की। तो ईच और एवरी जिसमें लगेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल ऑनेस्ट पर्संस सफर्स। तो हमें मिल गया, ये है आई टाइप की, ये है ओ टाइप की, मतलब बी और सी जिसमें होगा वो ऑप्शन होगा, तो आंसर वुड बी डेल्टा। देखो इस तरह आपको, अगर आपको सपोज, अब देखो अगर ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का रूल आपको आता था, बट अगर आपको ये नहीं आता कि ये हार्डली का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। दिस इज माई गारंटी। अब आपको मैंने सब कुछ करवा दिया है, जितना भी पीछे नोट्स करवाया, तो अब आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको बताया कि नन बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। तो नन बट को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑल में। तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं फटाफट से, ऑल और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ रिप्लेस करेंगे और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल द रेसेस विंस द ब्रेव, विंस द ब्रेव। ठीक है जी, तो ये फॉल्स है बोला, चलिए जी मान लेते हैं ये क्या है? फॉल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम टू बी ट्रू, तो ये मतलब हमें कॉन्ट्राडिक्टरी वाली सिचुएशन पूछ ली हमसे, ये ए, ये ई, ये आई, ये ओ। तो बोला कि ए टाइप की स्टेटमेंट है और ये ट्रू है, तो बताओ फॉल्स इनमें से कौन सी होगी? तो ऑब्वियसली फॉल्स इनमें से ओ टाइप वाली होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्रू होगी तो दूसरी क्या होगी? फॉल्स, और ये फॉल्स होगी तो दूसरी क्या होगी? ट्रू। ठीक है, पीछे नोट्स में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब ए टाइप वाली तो हमने देख लिया, अब हमें चाहिए ओ टाइप वाली। ओ टाइप वाली मतलब सम नॉट वाली कौन सी है? तो यहाँ देख सकते हैं आप, ऑल ब्रेव्स ये तो नहीं होगी, सम वाली मिल गई है, सम पर्सन्स हु विन द रेस आर नॉट ब्रेव, आर नॉट ब्रेव, तो इसका मतलब द आंसर वुड बी बीटा। बोलिए आया समझ? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, among the following proposition two are related in such a way that they cannot both be true but they can be false। बोला इन दोनों में से दोनों ट्रू नहीं हो सकती, मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरी क्या चाहिए? फॉल्स। और दूसरा बट दे कैन बी फॉल्स, और ये दोनों फॉल्स हो सकती हैं, दोनों फॉल्स हो सकती हैं। तो हमें ये वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो ये वाली मैंने आपको कहां बताई थी? मैं आपको बताता हूं पीछे जाके। यहां देखिए हमें क्या बोला है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू। बोथ कैन नॉट बी ट्रू मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स चाहिए ही चाहिए, और बोथ कैन बी फॉल्स, तो ये बोथ कैन बी फॉल्स। तो ये देखो ये ट्रू है तो ये ट्रू हो भी सकती है, तो ये आंसर तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एक ट्रू है तो दूसरी हमें फॉल्स चाहिए, और ये भी ट्रू है दोनों, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। अब इन दोनों में से बनेगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली या कॉन्ट्ररी वाले में, बट यहां बोला है दोनों फॉल्स चाहिए, तो ये फॉल्स है तो यहाँ ये भी फॉल्स हो सकती है, और यहाँ ये फॉल्स है तो ये तो ट्रू ही होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा, ऑप्शन बनेगा कॉन्ट्रेरी वाली सिचुएशन। ठीक है, और कॉन्ट्रेरी वाली मतलब कौन सी? ए टाइप और ई टाइप की, मतलब एक हमें चाहिए ऑल वाली स्टेटमेंट और एक चाहिए हमें नन वाली स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप फटाफट से आंसर यहाँ से देख सकते हो। अब बताइए जरा, एक ऑल वाली और एक नन वाली। पहली स्टेटमेंट है एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, बिल्कुल सही है, ऑल वाली है ये, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट आर अटेंटिव। ठीक है, तो एक तो हमें बन गया कि ये ए टाइप वाली है, ये तो हम ले सकते हैं। अब हमें चाहिए नन वाली, दैट इज ई वाली टाइप।
यहाँ पे लिखा है सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, देखो अभी यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नेवर जिन स्टेटमेंट में यूज होगा वो होगी ई टाइप वाली, नो वाली या नन वाली। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि नो स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, देखो बोलिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट और थर्ड, जिसमें है तो फर्स्ट और थर्ड, बोलिए समझ आया। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि नेवर का मतलब क्या है, ठीक है, तो आपको नहीं पता लगेगा कि मैं कैसे हमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या 150 रूल अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब चलिए जैसे अगले वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि कंक्लूजन वैलिड देखना कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है इनमें से। पहला है कि ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल, ठीक है जी। तो इसको हम ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल और राम इज अ रिलीजियस पर्सन, तो इसको मैंने बोला था कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर होगी तो ये ए टाइप की है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ऑल राम आर रिलीजियस पर्सन, ठीक है जी। अब ये दोनों होगी ऑल टाइप की। अच्छा, तो ये इनमें से हमें कंक्लूजन पूछा कि कौन सा वैलिड है, तो हम ऑल रिलीजियस पर्सन, तो ऑल रिलीजियस पर्सन में हमें पता है कि ऑल वाले केस में हम कैसे सब्जेक्ट को 100 और प्रेडिकेट को 50 देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो हम इसमें दे देंगे इसको 100 और रिलीजियस पर्सन और इमोशनल को दे देंगे हम 50, ठीक है जी। और राम को दे देंगे हम यहाँ पे 100 और रिलीजियस पर्सन को दे देंगे हम यहाँ पे 50। अब देखते हैं पहला, राम इज इमोशनल। अब ये भी सिंगुलर है ना, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ए टाइप में, तो ऑल राम आर इमोशनल। देखो ये हमें कितना नॉलेज हो गया अब सिंगुलर वाली स्टेटमेंट का। तो अब इसको भी 100 दो और इसको दो 50। अच्छा, तो अब देखो राम है और इमोशनल के साथ रिलेशन बताना है, तो राम यहाँ है इमोशनल यहाँ है, इसका मतलब हमें दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था जो भी कॉमन होगा उसमें से एक के पास 100 होना चाहिए। तो राम यहाँ रिलीजियस पर्सन यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे रिलीजियस पर्सन में इसके पास तो एक में 50 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम को 100 और इसको 50। तो रिलीजियस पर्सन में एक के पास 100 है, तो इसका मतलब हम इसको मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज कर सकते हैं, तो यहां देखो कि ऑल रामाल इमोशनल, तो यहां पे अब देखो अप्लाई कैसे करना है 150 रूल। मैंने आपको बताया था कि ऑल, इसको एग्जांपल को थोड़ा सा ब्रेक लो, ऑल एज आर बीज, और दूसरा क्या है कि ऑल सपोज ऑल बीज आर सीज, और कंक्लूजन आपसे बोला है कि ऑल ए आर सी, ठीक है जी। तो ए यहां से है, सी यहां से है, मर्ज करना पड़ेगा, इसका मतलब पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसको 150, इसको 150 और इसको भी 150, ठीक है। जो स्टेटमेंट दी होती हैं उनको हम लिखते हैं इनकम, और जो कंक्लूजन है उसको हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। तो हमें यह देखना होता है कि कभी भी आपका जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो रहा है तो वो कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, नॉट वैलिड। और अगर हमारी इनकम जो है, मतलब हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए एक्सपेंडिचर से। अब देखते हैं ऑल एज आर सी, तो ए यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे कितना है 100, तो मतलब हम 100 से 100 खरीद सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब बराबर हो सकती है इनकम एक्सपेंडिचर के, बट एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी इनकम है और इनकम हमारी एक्सपेंडिचर से बराबर है, तो इसका मतलब ये तो हमारा वैलिड हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ सी है 50 और यहाँ सी है 50, तो ये भी बराबर है, मतलब हम 50 से 50 खर्च कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाली जो कंक्लूजन है वो वैलिड है। अब आते हैं बिल्कुल इसी के ऊपर, ऑल राम आर इमोशनल। राम के पास यहाँ है 100 रुपए, यहाँ राम के पास है 100 रुपए, तो यस राम के पास, दोनों के पास 100 रुपए हैं, तो ये खर्च कर सकता है 100 में से 100, तो ये मतलब वैलिड हो गया। अब दूसरा इमोशनल देखना है, इमोशनल के पास है 50 रुपए, यहाँ इमोशनल के पास है 50 रुपए, तो यस 50 से 50 खर्च किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब पहली वाली तो हो जाएगी आपकी कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, ये लिखते हैं मैंने ट्रू। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड, ऑल इमोशनल पर्संस आर रिलीजियस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 और यहाँ लिख दिया मैंने 50। तो इमोशनल कहाँ है, यहाँ है, रिलीजियस कहाँ है, यहाँ है। अब देखो इमोशनल के पास यहाँ कितने चाहिए 100 चाहिए, बट यहाँ कितने हैं 50, तो इनकम ये आपकी क्या है, मैंने बोला था ये है इनकम, और ये नीचे क्या है सारे, ये है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया इनकम से, तो ये वैलिड नहीं होगा, तो इसका मतलब सेकंड वाली तो हो गई नॉन वैलिड, दैट इज फॉल्स। अब चलते हैं थर्ड, राम इज नॉट अ नॉन रिलीजियस पर्सन। अब देखो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, बोला है राम इज नॉट अ नॉन रिलीजियस पर्सन, तो मैंने बोला था कि जो भी सिंगुलर स्टेटमेंट होगी, सिंगुलर स्टेटमेंट होगी विद नेगेटिव साइन, तो वो सारी ही क्या होंगी, नो टाइप की, मतलब ई टाइप की होंगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नो राम इज अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। तो नो राम इज अ रिलीजियस पर्सन, तो नो राम जब हम लिखेंगे तो नो वाले केस में दोनों को ही क्या मिलता है 100 100 मिलता है,
150 रूल में मैंने अभी आपको बताया। तो राम के पास 100 चाहिए, 100 है? हैं जी। रिलीजियस पर्सन के पास 100 चाहिए, हैं जी, है। तो बिल्कुल ये होगी ट्रू आपकी। और अब हम चलते हैं, सम रिलीजियस पर्सन आर नॉट इमोशनल। तो सम वाले, नॉट वाले, इस केस में क्या बोला था मैंने, इसको मिलेंगे 50 और इसको मिलेंगे इमोशनल को 100। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो पीछे आप देख सकते हो। ठीक है, तो सम रिलीजियस पर्सन 50 चाहिए, यहाँ कितने हैं? 100 है, खर्च कर सकते हैं क्योंकि इनकम ज्यादा है। इमोशनल के पास कितना है? 100 है, यहाँ इमोशनल के पास 50 है, खर्च नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या होगा? ए एंड सी। बोलिए, समझ आया? ठीक है जी। बहुत थोड़ा सा ये है। अब 3 क्वेश्चन और बच गए हमारे। तो मैंने बोला था सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, बट ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंक्लूजन बेस्ड है। प्रीमाइसिस क्या बोलता है? मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट। ओके, सो यहां पे आपको कंक्लूजन देखना है। प्रीमाइसिस देखो फटाफट से, ये है इनकम और ये है एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। इनकम में क्या होगा? मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट। मोस्ट ऑफ द डांसर है मतलब ये सम वाली स्टेटमेंट है, तो सम वाली में इसको 50 मिलेंगे, इसको 50 मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी क्वांटिफायर्स बता दिए हैं। इसको भी 50 मिलेंगे, इसको भी 50 मिलेंगे, बिकॉज क्वांटिफायर वाली है। ठीक है, तो अब मर्ज तो नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे सभी को 50-50 है। और हमने पढ़ा था कि अगर मर्ज वाली कंडीशन आएगी तो उसमें एक के पास क्या चाहिए? एटलीस्ट 100 चाहिए। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट। तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, बट सिंगर्स कहाँ है? यहाँ है। फिजिकली फिट कहाँ है? यहाँ है। मर्ज करने पड़ेंगे, नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के पास क्या है? 50। पहली क्या हुई? गलत। दूसरी, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स। यहाँ है डांसर, यहाँ है सिंगर, मर्ज करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ भी है डांसर, यहाँ भी है सिंगर, नहीं हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 50 देंगे हम, यहाँ 50 देंगे। 50 से 50 डांसर खर्च कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सिंगर भी 50 से 50 खर्च कर सकते हैं, तो बी तो हो जाएगा सही। थर्ड चलते हैं। मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्संस आर डांसर्स। 50-50 दे दिए। यहाँ डांसर्स हैं, यहाँ फिजिकली फिट पर्संस हैं, तो ये भी 50-50 हम दोनों को देख सकते हैं, तो सीटा भी हो जाएगा सही। मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्संस आर सिंगर्स। फिजिकली फिट पर्संस कहाँ हैं? यहाँ। सिंगर्स कहाँ हैं? यहाँ। मर्ज करने पड़ेंगे, नहीं होंगे, तो गलत। ऑप्शन होगा बीटा और सीटा। कहाँ गया? बीटा और सीटा, ये बीटा ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस इज टेकन टू बी फॉल्स। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट आ गई हार्डली। मैंने बोला था हार्डली वाली आएगी तो वो सम नॉट वाली स्टेटमेंट होगी। वो सम नॉट वाली मतलब, तो इसको हमें क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट फेरोशियस। सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट फेरोशियस। तो इस केस में इसको मिलेगा 50, इसको मिले, सॉरी इसको 50 100 देने की जरूरत नहीं है, ट्रू फॉल्स वाला है, सिंपली हो जाएगा। तो इनमें से बोलता है कौन सा ट्रू होगा। तो हमने बोला कि अगर एक फॉल्स है और दूसरी ट्रू चाहिए हमें, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली आती है। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ए और ओ के बीच में। तो ए और ओ के बीच में तो ये ऑल वाली स्टेटमेंट चाहिए और ये सम नॉट वाली चाहिए। तो सम नॉट वाली तो हमारे पास है, और अगर ये फॉल्स है तो दूसरी क्या चाहिए? मैं ट्रू चाहिए, मतलब ऑल वाली। तो ऑल वाली स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस। मोस्ट, तो ये तो सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या आ जाएगा? मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल आर फेरोशियस। मोस्ट मतलब सम वाली स्टेटमेंट है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप देखने को मिलेगी आपको, बोलता है अगर ये फॉल्स है तो दूसरी हैज टू बी ट्रू। अच्छा, तो मैं आपको फटाफट से यहाँ बता देता हूँ, ये है ई और यहाँ पे है आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर ये ट्रू होगी तो ये फॉल्स, अगर ये ट्रू होगी तो ये फॉल्स। ठीक है जी। यहाँ पे हमने पढ़ा था अगर ये ट्रू होगी तो इट हैज टू बी फॉल्स। इसके साथ हमें रिलेशन देखना है ना, सम नॉट वाले के साथ, तो इसका देखेंगे हम। अगर ये ट्रू होगी तो ये भी ट्रू, और अगर ये फॉल्स होगी तो इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हम इसके साथ कैसे देख रहे थे? अगर ये ट्रू होगी तो इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, बट अगर ये फॉल्स होगी तो इट हैज टू बी ट्रू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बोला है कि ये सम नॉट वाली हमारे पास क्या है? फॉल्स है। मतलब ओ वाली हमारे पास क्या है? फॉल्स है। तो हमें ट्रू वाली चाहिए। अब ट्रू वाली चाहिए। एक तो हमें मिल गई ऑल वाली, तो फर्स्ट तो हमारे पास हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा बीटा या होगा सीटा, ये गलत है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें देखना है कि बी है या नहीं। सम मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल आर फेरोशियस, मतलब ये सम वाली है, तो ये वाली है ये। ठीक है, तो अब ये मान लो अगर ये फॉल्स है तो ये होगी ट्रू। यस यस, ये होगी ट्रू। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आएगा? ए और बी, दैट इज अल्फा इज द आंसर। बोलिए, समझ आया? ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज की बोलता है कि टू स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इफ वन बिकम्स अंडरमाइंड द अदर विल आल्सो बी अंडरमाइंड। सिलेक्ट अंडर। अनडिटरमाइंड का मतलब है कि अगर मान लो हमें एक का पता नहीं चलता है, दूसरे का भी पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल ये वाली जो कंडीशन होती है वो होती है कॉन्ट्राडिक्टरी वाली सिचुएशन।
मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, अगर एक फॉल्स है तो ट्रू है तो दूसरा क्या होगा फॉल्स, और अगर दूसरा फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा ट्रू। अगर हमें एक का ही नहीं पता तो हम दूसरे का नहीं बता सकते, इसका ही नहीं पता तो दूसरे का नहीं बता सकते। तो इसका मतलब अगर एक अनडिटरमाइंड है तो दूसरी भी अनडिटरमाइंड ही रहेगी। तो इसका मतलब हमें ऑल और सम नॉट वाली सिचुएशन ढूंढनी है, ठीक है। या फिर इस तरफ कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, इस तरफ कोई कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, तो या तो हमें नो वाली और सम वाली सिचुएशन ढूंढनी है, मतलब इन दोनों के साथ रिलेशन होना चाहिए या इनके साथ। देखिए पहले एवरी फ्रूट इज नरिशियस, एवरी आ गया मतलब ऑल वाली सिचुएशन है, तो ये तो आ गई ऑल वाली, चलो एक तो आ गई। फ्रूट्स आर हार्डली न्यूट्रिशियस, हार्डली आ गई तो ये ओ टाइप की बन गई, मतलब सम नॉट वाली कि सम फ्रूट्स आर नॉट न्यूट्रिशियस, तो ये हमें फर्स्ट और सेकंड ही ऑप्शन मिल गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए सो गाइस ये हो गया आज आपका सेशन। सो थैंक यू सो मच, बहुत लंबा सेशन गया बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। इसको अगर नहीं एक बार समझ में आया तो इसको तोड़ तोड़ के देखिए, 10-10 मिनट का सेशन देखिए, बट इससे बढ़िया आपको नहीं कहीं भी कंपाइल्ड नोट्स मिल सकते। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल।